धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा। 1 वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, आदित्य सत्संगी, मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदूरिया सर, Vineet Gaurji, he's a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए कर्नल मयंक चौबे। बहुत मजेदार डेवलपमेंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। इधर मोदी जी इजराइल जाते हैं, उधर ईरान का ये पता है कि मोदी जी का रास्ते में प्लेन होगा और शायद ईरान के ऊपर अटैक हो जाएगा। पर बीच में मोदी के इंतजार में भारत के अंदर आकर रेड कारपेट कोई बिछा के बैठा हुआ है और वो वेट कर रहे हैं कि कब मोदी जी इजराइल से वापस आएंगे। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी सर। थैंक यू गायत्री जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। और आगे मिड मार्च के लिए भी जो आपका समिट है उसके लिए इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले जी बात करेंगे हम उस देश के बारे में जिस देश के बारे में बात करते वक्त लोग जो है वो मखौल उड़ा रहे थे कि देखो इस देश के साथ में संबंध इतने खराब हो गए हैं कि उसने हमको एक टेररिस्ट देश के रूप में मानने को तैयार हो गया है। तो हर एक को पता होगा, अगर जिसको समझ में आ रहा है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के रख सकता है कि कौन से देश की हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है। आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार आप प्रेजेंटेशन को ऊपर लेके आए तो वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले आज श्रद्धांजलि देना चाहेंगे मेजर मारूफ रजा को, जो आज हमें छोड़कर परलोक सिधार गए हैं। मेजर मारूफ रजा उस समय असिस्टेंट एडजुटेंट थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के, जब मैं वहाँ पर कैडेट हुआ करता था, और भारत के डिफेंस एनालिस्ट के रूप में एक बहुत ही प्रखर आवाज़। और मैं इनको बुलाया करता था टू स्पीक टू फॉरेन डिप्लोमेट्स। तो ये रिटायर्ड थे उस समय और मैं माज एक कर्नल होता था, तो मुझसे आके कहते थे आइए कर्नल साहब, क्या बात करनी है ये बताइए हमें। और हालांकि मुझसे काफ़ी सीनियर, लेकिन डाउन टू अर्थ, सिंपल एंड अ वेरी एस्ट्यूट एनालिस्ट। सो इनको हमारी श्रद्धांजलि आज शो शुरू करने से पहले। जी गायत्री जी। कनाडा के सबसे बड़ी दिग्गज नेता इस वक्त भारत में इस वक्त बैठ के उनका इंतजार कर रहे हैं, मोदी कब आएंगे, मोदी कब आएंगे। ये इतना सडन टर्न कैसे हो गया अचानक से यहाँ? मतलब कहाँ टेररिस्ट और कहाँ खालिस्तानियों की बीपीएल हो रही है, आई वुड से इन शॉर्ट, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। बट उठाई धुनाई पिलाई सब हो रही है इस वक्त। जी, बड़ी मजे की बात थी कि मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि सडनली जो रिलेशंस जो एक डाउन टर्न ले रहे थे उनमें एक अपस्विंग आता है। और अपस्विंग आने का एक खास चीज मैंने देखी थी कि जो भी रेटोरिकल बयान आ रहे थे कनाडा से, वो अचानक बंद तब होते हैं जब मिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है वो डेमिट करते हैं अपने ऑफिस को। तो मेरा ध्यान ये गया कि इस पूरी मुसीबत की जड़ के पीछे एक ऐसे सुपुत्र थे, अब मैं उनको सुपुत्र बोलूं तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि उनके पिताजी भी कनाडा के प्रीमियर हुआ करते थे। और ये ऐसी दूसरी शख्सियत है जिनको मैंने देखा कि अपने पिता का नाम इन्होंने भरपूर तरीके से डुबाया और देशों के बीच में संबंध जो थे इन्होंने खराब किए थे। अगर आप कुछ और सर, आप पहले वाले का मेंशन नहीं किया, मैं उसी पे आ रही थी। नहीं, मैं पहले वाले के लिए मैं आपके दर्शकों से बोलूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के रखिए कि आपको कौन से ऐसे सुपुत्र का ध्यान आता है जिन्होंने अपने पिता का नाम जो है भरपूर तरीके से डुबोया है। एक नाम तो जस्टिन ट्रूडो का है ही है। तो इन्होंने जब ये आए थे भारत में, आपको ध्यान होगा मेरे ख्याल से G20 समिट की बात है, तो G20 के लिए आए थे और 3 दिन तक इनका प्लेन जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पाया था यहाँ से। तो प्रॉब्लम जो थी वहां पर देखने में आई थी। और
उस प्लेन के ऊपर न जाने सुनते हैं कोई डॉग स्क्वाड भी गया था और उस प्लेन को स्निफ भी किया गया था और उस प्लेन पे न जाने क्या था, परंतु 3 दिन के बाद में वो प्लेन वहाँ से उड़ता है। और उन 3 दिन तक ये श्रीमान जी जो हैं वो होटल के कमरे में बैठे रहे और परेशान होते रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा था, जिसकी वजह से 3 दिन तक इनकी ये फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ नहीं कर चुकी। और रीज़न दिया गया था टेक्निकल प्रॉब्लम का, लेकिन ऐसी कौन-सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो 3 दिन के बाद में, और वो भी एक देश का हेड ऑफ स्टेट 3 दिन तक फँसा हुआ है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो ये बात कुछ जची नहीं थी। अब लोग जो हैं बातें बनाते हैं, बहुत बातें बनती हैं और कहते हैं। मैंने सर सुना होटल के अंदर दम मारो दम बहुत अच्छा चल रहा था, तगड़ा वाला। तो प्लेन के हुक्का। अंदर भी स्निफर डॉग, हाँ, प्लेन के अंदर भी स्निफर डॉग ने यही सूंघा था, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, और अच्छा खासा ज़ख़ीरा था उसके अंदर। ऐसा सुनने में आया, लेकिन प्रूफ़ जो है देखिए, राजनयिक बातें होती हैं, इसमें देश की गरिमा बहुत कुछ दाँव पे होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये कभी बाहर नहीं आती हैं। लेकिन ठीक है, हवा उड़ती है और जैसे आपने ज़िक्र किया बिल्कुल दम मारो दम की बात थी। मैं वहीं पर आ रहा था कि इन्होंने ज़रूर कुछ न कुछ सेवन किया था मादक पदार्थों का, जो कि वर्जित है। और उन्हीं मादक पदार्थों के सेवन के कारण जब ये जाके बयान देते थे अपनी पार्लियामेंट में, तो एक हास्यास्पद बयान होते थे कि वी हैव गॉट क्रेडिबल एलिगेशंस। अरे! एलिगेशन है, क्रेडिबल कहाँ से हो सकता है? कि आपकी कहते हैं हमको 5 आइज़ से खबर आई है। 5 आइज़ से कितनी खबर आई है, पता नहीं। सडनली एक प्लम्बर होता है, वो बेचारा उसको कोई मौत के घाट उतार देता है और प्लम्बर साहब की फ़ोटो आती है AK-47 के साथ में। तो सोशल मीडिया में बात आती है, कौन-सा प्लम्बर है भई, इसके हथियार जो हैं वो रेंच और स्पैनर ना हो के AK-47 है। तो ऐसे तो मॉडर्न हमने प्लम्बर देखे नहीं हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है ऐसे कोई प्लम्बर हो। तो बार-बार उन्होंने ये ऐसा करने की कोशिश की, भारत के संबंध जो थे कनाडा से तल्ख होते चले गए और बार-बार डिमार्श, फिर झाँकियाँ निकालना भारत के नेताओं को। मुझे याद है इंदिरा गांधी के जो वो था किलिंग थी, उसकी टैब्लो बना के निकालना और फिर ये कहना कि हमारे टारगेट पर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, और उस समय वहाँ के हाई कमिश्नर और कंसल जनरल की फ़ोटो और उनके नाम लिख कर डालना। तो काफ़ी बयानिया जो था वो लो एज पे चल रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंगली गायत्री जी, एक समझदार मुल्क जो होता है वो कभी इस पे रिएक्ट नहीं करता है। तो भारत ने इसके ऊपर पब्लिकली कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने हालाँकि बहुत बोला, और मुझे याद है डॉक्टर एस जयशंकर से जब पूछा गया, और एक लेडी थी पत्रकार जो इंसिस्ट कर रही थी कि आपके पास में कोई ऐसा कम्युनिकेशन आया, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि भई आप बता दीजिए, अगर आया होता तो हम पक्का बता देते आपको। तो ऐसी बातें हुई थी, लेकिन फिर किस्मत अच्छी थी। मैं कहूँगा कनाडा की किस्मत ज़्यादा अच्छी थी। संबंधों के बारे में तो खैर बाद में बात की जा सकती है कि ये बेचारे जो थे ये अब डिमिट करते हैं अपने ऑफिस को, और नए प्रीमियर माइक कार्नी आके बैठते हैं। माइक कार्नी के बारे में ये माना जाता है कि ही इज़ अ लेवल हेडेड पर्सन, और वो जानते हैं कि डिप्लोमेसी कैसे चलती है और देशों के संबंध किस प्रकार से हेज किए जाते हैं। ट्रम्प साहब जो हैं वो बड़े बयान देते हैं कि ये कनाडा हमारा 51वां स्टेट बनेगा, और वो कनाडा में लोगों को उकसाते हैं, बोलते हैं कि कनाडा के ऊपर 100% टैरिफ, 200, 500 ये उनकी परसेंटेज जो है वो बढ़ती चली जाती है। कनाडा जो होता है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि कनाडा और अमेरिका के संबंध जो थे, बहुत प्रगाढ़ थे। उनका बॉर्डर ऐसा है कि अगर आप कैनेडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं तो यू कैन सीमलेसली गो टू यूएसए। तो मिस्टर ट्रम्प ने उसके ऊपर भी नुक्ताचीनी करनी शुरू की, और इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर कनाडा ने देखा कि भई हमें और देशों की तरफ अपनी निगाह को बढ़ाना चाहिए, और हमें अपने व्यापार संबंध जो है, वो और देशों के साथ में भी बढ़ाने चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन की तरफ रुख किया उसने, जापान को देखा, भारत को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा। और इसको देखने में एक ख़ास चीज़ नज़र आई कि कनाडा जो था, अब केवल अमेरिका पे निर्भर करना नहीं चाह रहा था, वो देख रहा था कि उसके पास में और भी फ्रेंड्स एंड एलाइज़ हो सकते हैं। तो धीरे-धीरे उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, या उनको सच बात समझ में आ गई, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे बयान ये दे दिया कि भारत किसी प्रकार से भी इन्वॉल्व्ड नहीं है, किसी भी वायलेंट एक्टिविटी में कनाडा के। ये उन्होंने ऑफ़िशियल बयानिया दिया, और उसके बाद में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का भारत में आगमन।
तो ऑफिशियल विजिट जो है उनकी वो 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच में होनी है। माइक कार्नी साहब भारत की धरती पर आ चुके हैं और इस समय वेट हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के इज़राइल से लौटने का। So this प्रधानमंत्री is मोदी का जी, और इंटरेस्टिंगली गायत्री जी, मेरा मानना ये है कि एक पावर होती है, उसको ग्रॉस नेशनल पावर बोलते हैं। आपकी कंट्री की ग्रॉस नेशनल पावर जो होती है वो चीज़ों को मिलके बनती है। आपकी सैन्य शक्ति मिलती है, आपकी इकोनॉमिक पावर मिलती है, आप किस तरीके से एक सॉफ्ट पावर बनते हैं, आपके बहुत सारे आयाम को देखकर एक आपकी कंसोलिडेटेड नेशनल पावर बनती है। आपकी नेशनल पावर जो अगर बढ़ती है, तो उसको पूरी की पूरी दुनिया जो है वो तस्लीम करती है। आज की तारीख में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भारत की ग्रॉस नेशनल पावर जो है, वो किसी भी लेवल पे, किसी भी टाइम से सबसे अधिक है और उसका नमूना, उसका एग्ज़ाम्पल जो है हमारे सामने है कि देशों ने अपने बयान बदल दिए, स्टैंड बदल दिए। तो जैसे वो एक मीम आता है ना, जज़्बात बदल गए, ख़यालात बदल गए, वो इस समय हालात चल रही है दुनिया की। तो ट्रम्प साहब भी इस समय काफ़ी परेशान हैं कि इस समय मोदी जी इज़राइल गए हैं। उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में जो बात की है, कहीं पर मुझे लगता है बेंजामिन नेतन्याहू इतने खुश नहीं हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू इतने खुश नहीं है, तो उन्होंने एक हेक्सागोनल अलायंस की बात कर डाली है और उस हेक्सागोनल अलायंस में भारत को उन्होंने इनवाइट किया है। इनवाइट क्या किया है, ये कहा है कि भारत उसका इंटीग्रल पार्ट होगा। तो मैं बैठ के उसको एनालाइज़ कर रहा था उसको कि आखिर दोनों चीज़ें हैं क्या? तो वेरी सून आई विल बी कमिंग आउट विद द पेपर ऑन दैट कि ये आखिर बन क्या रहा है। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी को 15 मिनट के लिए नेसेट में वहाँ के एमपीज़ ने घेर के रखा, सेल्फी के लिए, ऑटोग्राफ के लिए, जो चीयरिंग हुई है उनकी, दैट वाज़ नोबडीज़ बिज़नेस। दुनिया में कोई ऐसा हेड ऑफ स्टेट नहीं है, जिसको पैलेस्टाइन और इज़राइल दोनों ने अपने-अपने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड से नवाज़ा है। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। अब देखिए, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, बोलते रहने दीजिए उनको कि वहाँ जाके गाज़ा की आवाज़ उठाएँगे, तो उन लोगों से मैं सिर्फ़ इतना पूछना चाहूँगा कि आपने भारत में रह के क्या कश्मीरी पंडितों की आवाज़ उठाई थी, जो जनवरी 1990 में हुआ था? गाज़ा की आपको बड़ी फ़िक्र है, लेकिन इस देशवासियों की आपको चिंता नहीं है। तो थोड़ा अपनी गिरबान में झाँक के देखें तो अच्छा रहेगा। गाज़ा की बात तो बहुत दूर है, गाज़ा इस समय हमसे कुछ नहीं तो 4000 मील की दूरी पे बैठा है। लेकिन कश्मीर तो हमारा अभिन्न अंग है और हमारे अभिन्न अंग में क्या हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन्हीं चिकनी-चुपड़ी बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रेज़ेंटेशन में और जी। देखते हैं इस So, sir, प्रेज़ेंटेशन में आगे जी। it's a very rare occasion that a head of state is coming to India and waiting for Prime Minister Modi to come. This is rare because जैसे बोले ना आजकल डिप्लोमेटिक ब्रेक डाउन हो रहा है इन द सेंस कि देयर सो मेनी पीपल कमिंग एंड गोइंग कि ऑफिसर्स को पता नहीं है कि हम कहाँ भागे, किसको अकोमोडेट करें, किसको कहाँ ठहराएं, बिकॉज देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लाइज विद द ब्यूरोक्रेसी ना। you just can't roam around because एक छोट किसी को खरोच भी आ गई तो नाम हमारा खराब होगा। जी, सो गायत्री जी, तो एक ऐसा है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक जॉइंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल होते हैं, जिनको चीफ ऑफ प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो उनकी नौकरी बड़ी टफ होती है कि ही और शी हैज़ टू बी प्रेज़ेंट एट द एयरपोर्ट टू रिसीव डिग्निटरीज़ एंड टू प्लान ऑल दीज़ विज़िट्स। तो इट्स अ वेरी टाइट रोप टू वॉक। और जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी की बात है गायत्री जी, तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने दुनिया के हर देश के डिप्लोमेट के साथ में डिस्कशंस किए हैं, बातचीत हुई है और मैक्सिमम ने ये बोला है कि मिस्टर चौबे, कैन यू प्लीज लेंड योर प्राइम मिनिस्टर टू अस फॉर अ मंथ। ये बात भी मुझसे बोली गई है और मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ इस समय। और अगर आप चाहेंगे तो मैं किसी डिप्लोमेट का आपको बयानिया भी सुना सकता हूँ यहाँ पर रिकॉर्ड करके कि जो ये बात कहता है। तो ये बातें मुझसे बोली गई हैं, तो कुछ कारण है कि जो ये डिमांड जो है वो हमसे की जाती है, बेशक मज़ाक में सही। कहते हैं मज़ाक भी वही होती है जो आदमी के दिमाग में होती है। तो फिर चलते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भारत और कनाडा के। तो जैसा कि हमने ज़िक्र किया था, रिलेशन जो थे थोड़े-से तल्ख़ हुए थे और इसको प्रेज़ेंटेशन को फिर मैं ही सँभाल लेता हूँ, नहीं तो ये आगे-पीछे भागती रहेगी ये। हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो उसके बाद में क्या होता है कि डिप्लोमैटिक रिफ्ट चल रही होती है, आपस में तना-तनी होती है, लेकिन एंगेजमेंट्स जो होते हैं बहुत ही कमतर होते हैं, कोई ज़्यादा एंगेजमेंट्स होते नहीं हैं। तो ये विज़िट जो है, ये दिखा रही है
कि अब हमारा जो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट है वो स्टार्ट होता है, यानी कि संबंध जो है अब मधुर होने यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब होता कैसे है, डिप्लोमैटिक रीसेट, यानी कि जो आपके संबंध चल रहे थे उनमें बदलाव कैसे आता है कि आप देखिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात होती है, आपकी जो बयान जो दिए जा रहे हैं प्रेस में वो चेंज होते हैं। कहाँ तो आप इंडिया को डिक्लेयर करना चाह रहे थे कि ये एक दुश्मन है जहाँ पर वो टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है, और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हैं कि भारत इसमें मुलव्विस नहीं है। तो यहाँ पर बयानिया बदलता है। अब पहले चल रही थी तनातनी, फ्रिक्शन था आपस में, लेकिन उसके बरखिलाफ इस समय होता क्या है कि कोऑपरेशन की बात चलती है। कोऑपरेशन की बात में हम आएंगे कि किस किस लेवल पे कोऑपरेशन की बात जो है वो की जा रही है। तो ये एक आधारशिला रखी जाती है कि आगे के एंगेजमेंट्स क्या होंगे इसके ऊपर। अब इस समय भारत और कनाडा देख रहे हैं 2030 तक $70 बिलियन तक का व्यापार जो है वो होना चाहिए। ये एम्बिशन है दोनों देशों का, इसके ऊपर भी बात चलेगी। रिवाइटलाइजेशन ऑफ सीईपीए, देखो सीईपीए होता है आपका कंपोजिट इकोनॉमिक प्रोग्रेस अलायंस, ऐसी कुछ, मतलब कि आपस में आपके कितने ट्रेड्स होंगे, मैं इस समय ध्यान में नहीं आ रहा इसका फुल फॉर्म, उसके ऊपर नेगोशिएशन जो है वो फाइनल स्टेजेस पे पहुंचने की उम्मीद है। फोकस कहाँ रहेगा, एनर्जी, मिनरल, एआई, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज में। इस समय सर्विसेज में भारत आगे है, एआई में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कनाडा जो है वो एनर्जी और मिनरल्स में रिच है। जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इसके अंदर जोड़ना चाहूंगा, जी जो कि डिमांड है। तो हाँ सर, बिफोर वी go more detailed into the associated topic, हमारा जो कनाडा के साथ मेन कंसर्न था खालिस्तानीज, उसके ऊपर भी कुछ ताबड़तोड़ एक्शन हुए। इनफैक्ट डोवल जी तो खुद कनाडा गए हुए थे, इफ यू रिमेम्बर, अभी कुछ टाइम पहले। तो देखिए ऐसा होता है कि जब आपके मिनिस्टर्स और आपके इस तरीके के ऑफिशियल्स ट्रैवल करते हैं तो फौज की भाषा में कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट। ठीक है, तो पहले जो जाके वो पूरी ग्राउंड वर्क करते हैं, तैयारी करते हैं, और जिस प्रकार से किस तरीके से नेगोशिएशंस जो है वो आगे बढ़ेंगे उसकी रूपरेखा वो रखते हैं। उसके बाद में हेड्स ऑफ स्टेट जो है आपस में मिलके बैठते हैं। हेड्स ऑफ स्टेट्स के मिलके बैठना जो है वो एक केवल सिंबॉलिक है। बातचीत पहले से तय हो जाती है, केवल दस्तखत जो होते हैं वो इस लेवल पे आके होते हैं। इस समय नेगोशिएशंस की स्टेज जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये मान के चलिए कि जो भारत और कनाडा के बीच में साइन होने वाला है उस पे ऑलरेडी नेगोशिएशन हो चुके हैं और सिर्फ उसको अमली जामा पहनाना बाकी है। तो जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर ऑलरेडी निर्णय हो चुका है, तभी हम और आप बैठ के इन चीजों को डिस्कस कर पा रहे हैं। तो मिस्टर अजीत डोभाल जो हैं वो जाते हैं कनाडा, विजिट करते हैं, अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर से भी जाके मिलते हैं, और बट नेचुरल है सिक्योरिटी की बात करेंगे। भारत का एक सिक्योरिटी कंसर्न है कि जो लोग भारत से कोई संबंध रखते नहीं है वो भारत में अनरेस्ट फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसको जो है अरेस्ट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता इस समय है। और कनाडा का रुख जो है वो इस समय भारत के लिए पॉजिटिव है। तो अब तक जो चल रहा था कि आप जाते थे वहां पर, रिफ्यूज लेते थे कि भाई हमें वहां पर पॉलिटिकली परेशान किया जा रहा है, तो आप पॉलिटिकल रेफ्यूजी बन के वहां जाते थे और फिर जाके कनाडा का आप रेजिडेंट बनने का प्रयास करते थे। वो चीज इतनी आसान अब नहीं रहेगी। ये बात जो थी ये क्लियर हो चुकी है। अब मान के चलिए ऐसा नहीं है कि आप किसी भी आदमी से लिखवाएंगे कि भाई ये पॉलिटिकल रेफ्यूजी है, जो भी है। अब क्या हो रही है, पूरी जांच पड़ताल हो रही है कि जो लोग कनाडा में अनरेस्ट फैला रहे हैं उनको किसने रिकमेंड किया है यहाँ पर असाइलम के लिए। ये हरकत जो है वो कनाडा में इस समय शुरू हो चुकी है। तो कनाडा जो है वो होश की दवा पी चुका है। अब जो है वो इतना आसान नहीं है कि कनाडा में रह के आप भारत के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें। तो इस पॉडकास्ट को जो भी लोग ऐसे देख रहे होंगे जिनकी मंशा ऐसी है, वो जान लें कि अब वो बात नहीं है। तो इसलिए कनाडा जो है वो एक लॉन्ग एंड डिस्टेंट ड्रीम है अगर आप भारत के साथ में संबंध खराब करने की सोचते हैं, क्योंकि कनाडा इस समय भारत के साथ संबंध सुधारने की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और कनाडा जानता है कि भारत जो है वो एक
राइजिंग इकोनॉमी है या रिजन इकोनॉमी है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन इस समय बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है और बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो इस समय भारत जो है वो ऐसा नहीं है कि वी जस्ट एग्जिस्ट, वी मेक आवर प्रेजेंस फेल्ट। ये फ़र्क है पहले के भारत में और अब के भारत में। तो ये नया भारत है और जिसको बार-बार कहा जाता है ये घर में घुस के मारता है। तो ये मान के चलिए, अब चोरी करना वैसे फिज़िकल भी हो सकता है और दिलों की चोरी करने में तो हम माहिर हैं ही हैं। और मोदी जी ने इस समय कनाडा में तो पक्का पॉलिटिक्स का दिल जीत लिया है। तो ये कारण है कि आज माइक कारने आके बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी, गायत्री जी। जी सर, विल कंटिन्यू विद द बिजनेस टॉक। जी कनाडा जो है, अब दोनों देश जब आपस में व्यापार करते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे देश का हित कहाँ पर है। आपका देश मेरे लिए क्या कर सकता है और वो देश देखता है कि आपका देश हमारे लिए क्या करेगा। तो कनाडा जो है वो रिच है एनर्जी में और क्रिटिकल मिनरल्स में। मैंने बात पहले भी कही थी आपसे कि जब मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो हम केवल मिनरल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात भी कर रहे हैं। क्लीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। भारत जो है बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। मैन्युफैक्चरिंग स्केल यानी कि अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं भारत में अगर करेंगे तो आपको वो बहुत सस्ता पड़ता है। और डिजिटल और टेक्नोलॉजी का एक इकोसिस्टम भारत में तैयार हो चुका है। तो हर देश जो है वो इन चीजों का फायदा उठाने के लिए भारत की तरफ आना पसंद करता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस आखिर है क्या? माइक कारने जो है वो केवल भारत के दौरे पर नहीं आ रहे हैं, ये मान के चलिएगा। भारत के बाद में उनका विजिट ऑस्ट्रेलिया का भी है और जापान का भी है। तो आप ये देखिए कि इंडो पैसिफिक के साथ में कनाडा जो है वो अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। पहले केवल वो अमेरिका के साथ चल रहा था, इस समय उसने देखना शुरू किया है कि बाकी दुनिया में वो किस प्रकार से अपने संबंध बढ़ा सकता है। तो इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट जो है वो बढ़ रहा है भारत और कनाडा के बीच में संबंध बढ़ने से। सप्लाई चेन रेजिलियंस पर फोकस है, बीच में टूटना नहीं चाहिए। जो भी हमारे व्यापार में आदान-प्रदान होता है, उसकी कड़ी जो है वो किस प्रकार से बनी रहे, ये कनाडा हमको प्रोवाइड करता है। स्पेशली रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपसे बात करना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि रिडंडेंसी को बीट करने के लिए ज़रूरी है। और दूसरा, ग्लोबल गवर्नेंस की बात होती है, उसमें डेमोक्रेटिक कोलैबोरेशन ज़रूरी है। दोनों के दोनों देश जो हैं, वो डेमोक्रेसीज़ हैं। अगर दुनिया में आपने दिखाना है कि हम एक अच्छे शासक हैं, तो दोनों को आपस में ऐसी शक्तियों को आपस में आना पड़ेगा और दुनिया को ये दिखाना पड़ेगा कि हम जो हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हम एक-दूसरे के साथ मिलके काम कर सकते हैं। सेक्टोरल अपॉर्च्युनिटीज़ की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो फिर इस पे ज़्यादा हम ड्वेल करेंगे नहीं। पीपल टू पीपल टाइज़ इज़ इम्पोर्टेंट कि कनाडा में भारत का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है। बल्कि कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ में इंग्लिश, फ्रेंच और पंजाबी शामिल है। तो कई साइन पोस्टिंग्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि तीनों लैंग्वेजेज़ में होंगे और जो लोग कनाडा से सुन रहे हैं या कनाडा की यात्रा कर चुके हैं या कनाडा के बारे में जानते हैं, आपको पता है कि कितना बड़ा डायस्पोरा कनाडा में इस समय एक्टिव है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कनाडा के वेलफेयर के लिए। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स बहुत ज़ोर से चलते हैं। स्टूडेंट्स अपने एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन मानते हैं कनाडा को। रीज़न उसका यही है कि भई वहाँ जाएँगे, पढ़ाई करेंगे, हम थोड़ा काम करेंगे, हमको वहाँ का पीआर मिल जाएगा। पीआर मिलने के बाद में हम कैनेडियन नागरिक बन सकते हैं। कनाडा में नागरिक बनने का फ़ायदा ये है कि सीमलेसली आप यूएसए ट्रैवल कर सकते हैं। यूएसए में आपको नागरिकता मिलना इतना आसान है नहीं। तो इसलिए लोग कनाडा की तरफ जाते हैं। नंबर 2, आपका डे लाइट आवर्स की वर्किंग के ऊपर कई कंपनीज़ काम कर रही हैं। यानी आप अमेरिका में तो लोगों को बुला नहीं सकते काम करने के लिए। लेकिन कनाडा और मेक्सिको 2 ऐसे देश हैं जहाँ पर टाइम ज़ोन जो है वो यूएस के बिल्कुल बराबर चलता है। तो कंपनीज़ क्या कर रही हैं आजकल स्टूडेंट्स को और वर्कर्स को बुला रही हैं इन देशों में और यहाँ पर बैठ के वो वर्क कर रहे हैं यूएसए के टाइम ज़ोन में और इस प्रकार से वर्किंग का कल्चर जो है चल रहा है। कल्चरल एंड इनोवेशन लिंकेजेस हम सब जानते हैं किस प्रकार से हम जुड़े हुए हैं। कई सिंगर्स जो हैं वो कैनेडियन सिंगर्स हैं, आप मेक आउट नहीं कर सकते कि वो भारत के पॉप सिंगर्स हैं या कनाडा के हैं। तो कनाडा के साथ में हमारे लिंकेजेस जो हैं वो कल्चरली बड़े डीप चलते हैं। भारत के लिए इसमें क्या फ़ायदा है?
एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें ये कहा गया था कि ट्रम्प साहब ने मोदी साहब के साथ में 14 मिनट तक बात की थी और ये बात होनी चाहिए थी 45 मिनट की। और इस बात में मोदी जी को धमकी दी गई थी कि आप रशिया के साथ में ऑयल नहीं खरीदेंगे। तो मोदी जी जो है अपने ट्रेडमार्क आवाज में यही बात कहते हैं कि मैं वो काम करूंगा जो मेरे 1.4 बिलियन भारतवासियों के लिए हितकर होगा। वो ज्यादा बात करते नहीं है इस मामले में। तो ये जब बात होती है और ट्रम्प साहब धमकी देते हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे आपके ऊपर, ये बात जो है अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है कि ये बात हुई है कि नहीं हुई है। और जो कमेंटेटर हैं वो ये कह रहे थे कि इस बात को हुए अप्रैल का महीना था जब ये बात हुई थी और ये डिस्कशन होता है तो भारत जो है वो अप्रोच करता है कनाडा को कि भाई हम एक ऐसा अलायंस बनाएंगे 12 देशों का जो एनर्जी सेक्टर में क्रिटिकल एलिमेंट्स के सेक्टर में आपस में कोऑपरेट करेगा। उसमें इनविटेशन यूएस को भी दिया जाता है लेकिन यूएस कहता है कि हम ट्रेड के मामले में कोई अलायंसेस नहीं बनाएंगे, हम बायलैटरल इश्यूज पे डिस्कस करेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं आप इसका मेरे पास में कोई प्रूफ नहीं है लेकिन एक कमेंटेटर ने ऐसा कमेंट किया था। अब क्यों चीजें दिखती हैं वैसी जाती हुई कि माइक कार्नी जो है वो जिम्मा संभालते हैं बाकी और देशों को इस ग्रुप में लाने का और उस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जापान भी शामिल है। ये कमेंट्री पहले हो चुकी थी। अब मैं देख रहा हूं कि माइक कार्नी जो है वो जापान भी जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं। आई डोंट नो वेदर दिस कमेंट्री इज करेक्ट और नॉट बट द जिगसॉ You इज mean फॉलिंग। to say minus US, they are trying to create another group now. एग्जैक्टली एक ट्रेड ग्रुप बन रहा है और उसमें भारत अगुवाई कर रहा है ये कहा गया था। अब इसमें सत्यता कितनी है मैं इसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाया हूं, कोशिश कर रहा हूं मैं ढूंढने की। मिलेगी तो मैं आपसे जरूर कह सकता हूं कि हाँ इस बात में सच्चाई है। लेकिन जिस तरीके से सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, आप देखिए भारत ने बोर्ड ऑफ पीस में बैठने से इनकार कर दिया है। भारत बोर्ड ऑफ पीस में नहीं बैठ रहा है। पाकिस्तान कूद के वहां पहुंच चुका है, उधार लेके भीख मांग के वो जाके बैठ चुका है। और आपने देखा होगा शहबाज शरीफ किस प्रकार से एक बल्कि रिपब्लिकन वो थे या सम अमेरिकन कमेंटेटर, उन्होंने यहां तक बूट लिकिंग का नाम दे दिया था शहबाज शरीफ की हरकत को जो उसमें की गई थी। जैसे स्कूल में नहीं होता, गायत्री जी आपका बेटा स्कूल जाता होगा तो बोलते होंगे कि भाई सो एंड सो प्लीज स्टैंड अप, और उसके बारे में दो अच्छे शब्द किए फिर उसको बोलते सिट डाउन। तो वैसा ही वहां पर कुछ देखने में आया था कि शहबाज शरीफ को बोला गया स्टैंड अप और फिर बोले गए थे। अब शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आ रहा था कि बैठना कब है, आखिर मेरे बारे में कब बोलना ये बंद कर चुके हैं। क्या जो भी था, अब भारत जो है वो इजराइल के साथ मिलकर एक हेक्सागोन अलायंस की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि जितनी बात कही गई है उस कमेंट्री में वो कहीं ना कहीं फिट बैठ रही है, क्योंकि इजराइल जो है वो बोर्ड ऑफ पीस का पार्ट नहीं है और बेंजामिन नेतन्याहू बहुत खुश नहीं थे बोर्ड ऑफ पीस के अनाउंसमेंट से, तो वो उससे अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाए। लेकिन भारत जो है, भारत के साथ में बेंजामिन नेतन्याहू के ये शब्द थे कि ही इज मोर लाइक अ ब्रदर। पहले होता था माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी से, अब बढ़कर वो ब्रदर के स्टेटस पे आ गया है। सो इजराइल ने अपना स्टेटस जो है इंडिया के साथ रिलेशन का एलिवेट किया है एक दूसरे लेवल पे, और फिर जो उनकी पार्लियामेंट में हुआ वो देखने वाली बात थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये दिख रहा है कि भारत जो है वो इस समय एक एक्सिस ऑफ पावर बनकर उभर रहा है। अब इसको कोई पसंद करे चाहे नहीं करे, लेकिन दिख मुझे ये रहा है कि बहुत बड़ी ट्रेड की पावर। मैं इस समय रजिस्टर मेरा है नहीं, मैंने पूरी फेरिस्त बनाई थी कि जून 2025 से लेकर अब तक भारत ने कितने देशों के साथ में ट्रेड डील कर ली है। ये बात जो है मैं जब लिस्ट बनाई तब क्लियर हुई, हमने करीब 12 ट्रेड डील्स जो है वो कर ली हैं इन दिनों में, पिछले 9 महीने के अंदर अंदर में। हमने ब्लॉक्स में की है, तो कई में तो ब्लॉक्स में, जैसे अभी जीसीसी के साथ चल रहे हैं, वहां पे 6 कंट्रीज हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ में तो 27 देश हैं, 27 है ना? देश हैं, तो कंट्रीज तो काउंट करेंगे तो 100 के आसपास पहुंच गया होगा। जी, तो शुरू होते हैं हम ग्रीस से, साइप्रस से, यूके के साथ में अलग, ईयू के साथ में अलग, यूएस के साथ में हमारे नेगोशिएशन चल रहे थे, फिलहाल थोड़े से वो
ठंडे बस्ते में फिर पड़ गए जाके वो। देखिए फिर गरमाएंगे, फिर बढ़ेंगे वो। तो जैसा भी है वो बढ़ता है, लेकिन जिस प्रकार से हमने डील्स की है दैट इज नोबडीज बिजनेस। और कई तो उसमें नेटो कंट्रीज के साथ में डील की है। नेटो कंट्रीज जो है वो हमारे साथ से डिफेंस डील भी कर रहे हैं। ग्रीस के साथ में हमारी 6th हाई लेवल डिफेंस वो भी हुई थी, बैठक भी हुई थी अभी हाल ही में। तो ये देख के चलिए कि भारत अपने आप को हेज कर रहा है और दुनिया में अपनी एक पोजीशन को एस्टैब्लिश कर रहा है। अब दुनिया बहुत कुछ बोलती है, लेकिन देखिए ग्राउंड पे इस समय कितना कुछ चल रहा है। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि माइक कार्ने बैठे हुए हैं और कनाडा ने स्टेटमेंट दे दिया है, जिसको वो हिंदी पिक्चरों में कहते थे ना, उसको बाई इज्जत बरी कर दिया गया है। तो इस तरीके से कनाडा की जो सो कॉल्ड पॉलिटी है, उसने कह दिया है कि भारत का कोई रोल नहीं है। तो पाकिस्तान की तरफ से उनके कमेंटेटर्स को मैं सुनता था कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। अब वो बेचारे क्या करते थे, टर्मिनोलॉजी भी हमसे उधार लेते थे। हम उनको आतंकवादी देश बोलते तो उन्होंने हमसे उधार ले लिया कि भाई ये लोग बोलते तो हम भी ऐसे बोलेंगे, क्योंकि फॉर देम जो इंडिया करता है वही बिल्कुल सही है। मैं एग्जांपल दे रहा था, जो इन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया था गायत्री जी, इन्होंने पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर से कॉपी करके उठाया और वहां जाके चेप दिया। लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। इनके हाथ में डोजियर था। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एयर रेड की, चलो एयर रेड कर देते हैं। यार कहाँ मारा था उन्होंने, मरकज उद दावा में मारा था, अच्छा ठीक है। तो इनके जो है ना जहां पर सेमिनरीज है उस पर अटैक कर दो, इन्होंने जाके मदरसे में बम मार दिया। अब इनको ये नहीं पता कि तुम तो अपने मदरसों में आतंकवादी छुपा के बैठे हो। अफगानिस्तान में मदरसे में बच्चे पढ़ रहे थे, तो 17 लेडीज और बच्चे जो है वो खत्म हो गए। इन्होंने पढ़ा अच्छा रात में अटैक करना है, तो इन्होंने जाके रात में अटैक कर दिया। तो इनको समझ में नहीं आया कि यार इंडिया ने जो किया वो तो सक्सेसफुल था, जो हम कर रहे हैं उसमें दुनिया हमको सुना रही है कि हमने ये काम कर दिया। तो फिर गायत्री जी, एक पता नहीं आपके शो में मैंने बोला कि नहीं बोला, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। मेरा एक मानना है कि भारत का विभाजन सन 47 में मजहब के आधार पर नहीं हुआ था। भारत का विभाजन सन 47 में आईक्यू के आधार पर हुआ था। और ये बात मैं नेशनल टेलीविजन पे पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को बोल चुका हूं मैं ये, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं। अब आप पाकिस्तान की एक भी हरकत को उठा के देख लीजिए, अगर वो इस कसौटी पर सही नहीं उतरती, मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। मैं बता रहा हूं धीरे धीरे टेक्स्ट बुक्स में ये चेंज होने वाला है कि जब भारत का डिवीजन हुआ था तो वो आईक्यू के आधार पे हुआ था। लोअर आईक्यू जो है वो मैं बोलता था रेडक्लिफ लाइन के उस पार गई है, मुझे करेक्ट किया था एम्बेसडर दीपक वोरा ने। वो कहते हैं जी रेडक्लिफ लाइन नहीं है, वो रेडिकल लाइन है वो, क्योंकि उस लाइन उस तरफ रहने वाले जो हैं सब रेडिकल्स हैं वो। तो ये डिवीजन जो है ये इंपॉर्टेंट था। तो यही मैं देख रहा हूं। तो फर्क इतना है कि भारत जो है अपने संबंध बनाते चल रहा है इस समय, और पाकिस्तान इस समय दर दर भटक रहा है, भीख मांग रहा है। और आज ही मैं देख रहा था कि एक इंटरनेशनल फोरम में हमारे देश की डिप्लोमेट, एक वो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की थी, वो बोल रही थी कि जितना हम जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट फंड्स लगाते हैं, उतना तो पाकिस्तान भीख मांग रहा है वर्ल्ड बैंक से अपने देश को चलाने के लिए। दैट जी। इज द लेवल ऑफ कंपैरिजन। सो विल तो वेट एंड वॉच कि कार्नी जी और मोदी जी के बीच में क्या-क्या मुलाकात होगी। बहुत बेसब्री से इंतज़ार चल रहा है और मैं तो स्पेशली वेट कर रही हूँ क्योंकि हमारे वो जो थे ना खालसा बनाएँगे। अच्छा सर, एक बीच में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया भी फ्लोट हुआ था। मेरे बहुत सारे गेस्ट ने फ्लोट किया था। इधर क्यों माँगना? ब्रिटिश कोलंबिया ऑलरेडी सिख हिस्तान तो हो ही चुका है, उधर ही माँग लो। इतनी ज़मीन है कनाडा के पास में, एक प्रॉपर स्टेट कार्व आउट कर दें वहीं पे खालिस्तानियों के लिए। एंड दे वर आल्सो आस्किंग, देयर वर सम फ्रेंच एलिमेंट्स जिन्होंने वहाँ पे सेपरेट कंट्री की मांग शुरू भी कर दी थी बेसिकली। सो ऐसा है, कनाडा वैसे ही डील कर रहा है। क्यूबेक जो है, क्यूबेक इज अ फ्रेंच स्पीकिंग फ्रेंच स्टेट। हाँ, हाँ, और फ्रेंच क्यूबेक जो है वो चाहता है कि भाई हमारी जो है वो एक सेपरेट आइडेंटिटी काम होके रहे। तो अगर क्यूबेक निकल गया फ्रेंच, एक इन लोगों ने बोल दिया कि हम यहाँ पर खालिस्तान चाहते हो, तो कनाडा के रह कहाँ जाएगा फिर। नहीं सर, अभी इसमें 2-3 और हैं। एल्बर्टा है जिसको इन्होंने हाँ, बुलाया था यूएसए। ट्रम्प ने। हाँ, हाँ, यूएसए कहता है कि हमारा है। हाँ, सस्केचुआन भी अब वहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं लोग। वहाँ पे एक प्रोविंस है सस्केचुआन में, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो हाँ, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम इनके साथ, हमें पैसे नहीं मिलते, रिसोर्सेस ले जाते हैं, समथिंग लाइक कि खोद हाँ, लिया, काट पीट लिया, बट जैसे रिटर्न में कुछ। बलूचिस्तान का करते हैं पाकिस्तानीज।
कैसे बलूचिस्तान का करते हैं। मैनिटोबा में पहले कभी आवाज नहीं उठी, पर मैनिटोबा में भी आजकल कुछ जो आवाज कैनेडियंस है उठा। बोलते सीरियंस को घुसा लिया, हमारी जिंदगी बेहाल हो गई, हमें अलग कर दो। क्योंकि क्या नाम था ये जो भी था पीछे वाला जो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, उस जस्टिन ट्रूडो, हाँ। हाँ, जस्टिन ट्रूडो, जसविंदर सिंह जिसको हम लोग बोलते थे, ही हाँ, गॉट जसविंदर सिंह। just he got so many lakhs of Syrian refugees कि वहाँ पे कई cities में now burqa clad women roam, जो कि पहले कभी वहाँ पे दिखता ही नहीं था। And Canadians जो original Canadians है, they're very very angry on that actually। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग, इट वाज़ अ वंडरफुल सेशन। और जाने से पहले सर मिलेंगे हमसे 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। क्यूआर कोड राइट ऑन द स्क्रीन है, ये आपको लेकर जाएगा पास वाली साइट पे जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत है, परेशानी, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन जस्ट गेट इन टच विद मी ओवर द ईमेल एंड आई विल हेल्प यू आउट। पर बहुत लोग जो नहीं आ पा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए बाय द वे देयर इज अ स्पेशल सेक्शन दैट वी हैव ओपन स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स के लिए। आप जाकर वेबसाइट पे चेक करिए, आपके लिए सरप्राइज है। कुछ लोग जो नहीं आ पा रहे किसी कारण से और वो हमें मदद और सहायता करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, वो हमें हुए नंबर और यूपीआई पे हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।